कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103799397। अपने आप पर भरोसा रखें, यही भरोसा आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए, नमस्कार आप सभी को। आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के सत्र में आप सभी का मैं वैद्य नवीन जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8:15 पर हमारी संभाषा नियमित तौर पर ये चलती है और ये हमारे वैद्यों के श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा आयोजित की जाने वाली संभाषा है। एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हमको सीखने का मौका मिलता है, जिसमें हम भी आपसे सीखते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ सारे वैद्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी का अनुभव ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी संभाषा चल रही है। मैं इस संभाषा में आधे पौन घंटे तक ही रह पाता हूँ, आधे घंटे तक मुश्किल से, लेकिन जो हमारी संभाषा को चलाती हैं स्त्री वैद्य लोग, उन सबको प्रणाम करते हैं। शशि तिवारी जी, मैडम अंजना जी, मोनिका मैडम जी, और कुछ मैडम मंदाकिनी जी, एक मैडम सिंह मैडम है, वो भी छत्तीसगढ़ से जुड़ती हैं। और हमारे कुछ गंगवार सर हमारे साथ में यहाँ पे पत्रा साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये बिजलवाड़ जी भी जुड़ गए हैं, देखिए शक्ति मोहन बिजलवाड़ जी। तो हम सब मिलकर के इस भाषा को बेहतरीन बनाते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है। लोग इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि आयुर्वेद में लोग कहते थे कि एक दूसरे को वैद्य लोग शेयर नहीं करते हैं, नॉलेज चर्चा नहीं होती, एक दूसरे से सिखाते नहीं है, एक दूसरे से सीखते नहीं है। या फिर कहीं डिस्कशन होता है तो बहुत ज्यादा विगूढ़ संभाषा हो जाती है। मेरी ही बात सत्य है, इस पर लोग अड़े रहते हैं। ये आयुर्वेद में एक समस्या थी, लेकिन हमने इस समस्या को आपने और हमने इस समस्या को तोड़ा कि नहीं, आयुर्वेद में भी जो है वो वैद्य आपस में डिस्कशन करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। और पिछले 3 साल से लगातार 3.5 साल से ये संभाषा निरंतर चल रही है और हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी और तमाम सारी वैद्यगण जो है इसको काफी अच्छी तरह से चला रहे हैं। और निश्चित है कि किसी भी चीज को करने में, सफल बनाने में एक पूरी टीम उसमें काम करती है और कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमने प्रयास ये किया कि कितनी भी अपोजिट कंडीशन ये हो, उसमें भी हमारी ये संभाषा चलती रहे। विनीता चौहान जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको प्रतिदिन स्टार्ट में कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है, जो हमने अपनी प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं। आज थोड़ा सा हमारे पास आज ओपीडी में एक रोगी आई थी और नाड़ी परीक्षा, पता नहीं मैं कितना आप लोगों को बता पाया हूँ या आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाड़ी परीक्षा इतनी अल्टीमेट परीक्षा है कि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप अपने रोगी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ये 100% फैक्ट है। और नाड़ी आपको वो सब चीजें बताती है जो आपको उस रोगी के हेतु ढूंढने में, आप उसकी निदान संप्राप्ति ढूंढने में आपको मदद करती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है सभी अपने रोगी जो है वो नाड़ी जरूर देखें अपने मरीज की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नाड़ी सिखाता हूँ या मर्म सिखाता हूँ, को ये जरूर कहता हूँ कि आप नाड़ी परीक्षा, नब्ज देखना आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो आज मेरा मैसेज यही है, टेक होम मैसेज यही है कि आप जरूर, चाहे आप कितने बड़े वैद्य हो, लेकिन आप नाड़ी पर हाथ जरूर रखें। ये मेरी आपको सलाह है। ये आपको आगे काफी
काफी आगे अच्छे प्रैक्टिशनर बनने में मदद देगी। ये हमारी 20 साल की अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। 2005 में बहुत सारे लोगों ने 2005 में बीएमएस किया होगा, 2005 में हमने एमडी करके टीचिंग ज्वाइन कर लिया था। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट करते हैं और वो सिद्धांतों में बहुत अच्छी बात करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सूत्र रखता हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। चरक संहिता प्रमेय चिकित्सा अध्याय 6 का 48वां सूत्र है। रोज मैं आपको एक सूत्र पढ़ता हूँ, उसके बारे में बता के फिर मैं चला जाता हूँ। प्रमेय डायबिटिक पेशेंट्स में यव के प्रयोग के रूप में कहा गया। आजकल आप सब जानते हैं कि जो मोटा अनाज जो मिलेट है या जो सत्तू है या फिर जो कोदो है, जौ है, इनको हम लोग इनको खाना पसंद नहीं करते थे। कई जमाने पहले विनीता चौहान जी, राम अवतार जी इसको गरीबों का खाना कहते थे। आज ये जो है मॉल्स में बिकता है। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान प्रमेय चिकित्सा अध्याय 6 के 48वें सूत्र में क्या कहा है, आप सुने। भ्रष्टान यवान भक्षयत, भ्रष्टान यवान भक्षयत प्रयोगाक् शुष्का शक्तन्न भवन्ति मेहा स्वित्रम च कृक्षम कपजम च कुष्ठम तथैव मुद्दाम लका प्रयोगान। इसका अर्थ बता देता हूं मैं। ये आज लोग प्रयोग कर रहे हैं, आज से हजारों साल पहले ये महर्षि चरक अग्निवेश कृत तंत्र पुनर्वसु और अग्निवेश के संवाद में ये बताया गया कि भुने हुए जौ की बनी हुई रोटी भ्रष्टान यवान भक्षयत, भुने हुए जौ से बने हुए शुष्क सत्तु सक्तन न भवंती मेहा, यानी उसकी सत्तू का जो प्रयोग करता है उसे लिखते हैं कि उसको न भवंती मेहा, प्रमेह रोग नहीं होता है। बत्रा सर जी को नमस्कार, आदित्य झा जी को भी नमस्कार जी, मेडिकल अफसर जी हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। नमस्कार। तो सर याद कर लीजिए, भ्रष्टान यवान भक्षेत प्रयोगा शुष्का सक्तन्न भवंती मेहा। हम एक सूत्र को जरूर रोज याद कराते हैं आपको, ताकि आपके क्लिनिकल ये सारे सूत्र हैं जो आपके जीवन में काम आए। भुने हुए जौ की रोटी को और भुने हुए जौ से बने हुए शुष्क सत्तू का प्रयोग करने वाले रोगी को प्रमेय नहीं होता है। आगे कहते स्वित्रम चकृक्षम कफजम च कुष्ठम तथैव मुद्दाम लक प्रयोगान। इसी प्रकार से कहते हैं कि ऐसे रोगी को स्वित्र कफजन्य मूत्र कृक्ष और कुष्ठ यानी त्वचा रोग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आगे कहते हैं मुद्दाम लक प्रयोगान, यानी मूंग और आंवले के जो प्रयोग से भी ये तीनों ही रोग, यानी कि इसका मतलब है इन तीनों रोगों की संप्राप्ति कहीं ना कहीं एक साथ एक जैसी है। स्वित्र, प्रमेह और कफज मूत्र कृक्ष, ये तीनों पे ही ये काम करते हैं। यहाँ पर हमारे कई सारे वैद्य लोग कई बार कहते हैं कि डायबिटीज के जो टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं, आईडीडीएम, उसके लिए महर्षि चरक का एक सूत्र देखिए, 57वां सूत्र। जातः प्रमेहिनो मधुमेहिनो वा न साध्य उक्त सही बीज दोषात् ये चापि केचित कुलजा विकारा भवन्ति ताश्च प्रवदन्त साध्यान। इसका अर्थ ये है कि सभी प्रमेही में भी सहज प्रमेही या जो फिर जेनेटिकली लेके आ रहे हैं वो साध्य नहीं होते। साफ सी बात है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस के केस को यदि आप क्लेम करते हैं कि आप उनको साध्य कर दे रहे हैं, तो महर्षि चरक का ये सूत्र याद रखिए, साफ साफ लिखा है, ये चा अपि कुलजा केचित कुलजा विकारा भवन्ति ताश्च प्रवदन्त्य साध्यान। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसीलिए महर्षि चरक ने भी उस जमाने में कुलज विकार कहा था, लिखा था कि ये बीज दोष के कारण होते हैं, यानी शुक्र और श्रोणित के संयोग के स्वरूप बीज दोष उत्पन्न होने के कारण, यानी जेनेटिक डिफॉर्मिटी के कारण ये जातः प्रमेही ऐसे रोगी बचपन से ही डायबिटिक हो जाते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस वो साध्य नहीं होते क्योंकि वो बीज दोष के कारण है, यानी उसको आपको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में यदि आपकी कोई दवा काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो मेडिसिन में इंसुलिन है, और आज तक बोवाइन इंसुलिन के अलावा कोई दूसरा सोर्स इंसुलिन का पता नहीं चला है। इंसुलिन प्लांट भले ही कहते हो, पर वो भी उस इंसुलिन को रिप्लेस नहीं करती जो ह्यूमन में एनिमल सोर्स से डाली जाती है।
तो ये हमारे महर्षि चरक ने भी कहा है, आप गौर से देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रोगी को आपको मैनेज ही करना है, ये साध्य नहीं है, महर्षि चरक ने कहा है। चलिए आपको कुछ इसमें बताना हो आप लोगों को तो आप बता सकते हैं, हम आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। जी मैं आप सभी को अनम्यूट किया हुआ हूँ, शायद देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को, अनम्यूट कर पा रहे हैं आरती जी? कोई पंचकर्म से रिलेटेड, वमन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन था शायद, मैं देख रहा था आज व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर कुछ पूछना हो तो मैं अपनी। हेलो। जी हाँ जी, नमस्कार सर। सर मुझे पूछना था सर, एक बार वो स्टार्टिंग में बताएंगे कैसे स्टार्ट करना है? जैसे जी जी पेशेंट का हमने स्नेहन स्वेदन कर दिया वमन वाले दिन, सर उसके देखिए मैं बाद आपको कैसे? पूरी प्रोसीजर जी जी बताता हूँ। जी सर। सबसे पहले वमन के रोगी को लेने से पहले हमें वमन, किन रोगियों को वमन के लिए लेना है, किन को नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने to whom you have to select और to whom you have to discard, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। तो उम्मीद है कि ये तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है, क्योंकि आप संभाषा में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम चर्चा उस बात की नहीं करेंगे। केवलम निरुपस्तंभादो, सबसे पहले निरुपस्तंभ प्राप्त रोगी, यानी कि जिसको आपने निरामा अवस्था प्राप्त कर लिया है, उसी का आप शोधन कराएंगे। तो सबसे पहले आपने 3 दिन प्रारंभ में दीपन पाचन देना ही देना है, ये फर्स्ट जो है इसकी पहली चीज जो आपने फॉलो करनी है। दीपन पाचन देने के बाद आपने उसके आम सामता और निरामता का परीक्षण कर लेना है, और सामता निरामता के परीक्षण के उपरांत आप यह देखेंगे कि वह रोगी अब निरामावस्था को प्राप्त हो चुका है। तो फिर आप रोग के अनुसार उसको आभ्यंतर स्नेहपान देंगे आप। अब यह आपकी चॉइस पर है कौन सी रोग आप लिया है। आपने अगर आपने किटिव लिया है, आपने स्वित्र लिया है, आपने तमक श्वास के रोगी का लिया है, आपने अम्ल पित्त का रोगी लिया है, तो डिपेंड करेगा उसमें आप किस आभ्यंतर स्नेहपान को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर किस डोज से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हिसेशी मात्रा का उल्लेख महर्षि वाग्भट ने किया है, जो टेस्ट डोज होती है, जो 25 ml से 30 ml के बीच आती है। 25 से 30 ml से आप उसको स्टार्ट करते हैं। पहले दिन आप 25 से 30 ml देते हैं, फिर दूसरे दिन 25 ml दिया है तो 50 ml, 30 ml दिया है तो 60 ml। यूजुअली 25 ml ठीक रहता है, टेस्ट डोज कहते हैं इसको। हिसेशी मात्रा कहा है, इसकी तेल की 3 मात्राएं होती है, हिसेशी, हर्ष और दीर्घ मात्रा। तो आप हिसेशी मात्रा से लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं। 25 ml इज द आइडियल डोज। आपने पहले दिन दिया, आपने घृतपान कराने का समय प्रातःकाल होना चाहिए, घृतकाल जी। इस प्रातःकाल आप उसको घृतपान कराएंगे, गुनगुने पानी से कराएंगे। इस दौरान लघु और सुपाच्य आहार लेगा, और जो औषधि आपको पहले ले रहा था समन वाली औषधि, वो आपने बंद कर देनी है जब से आपने घृतपान स्टार्ट किया। उसके बाद आप उसे लगातार उसको उसी ग्रेजुएशन में वर्धमान क्रम में आप बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक वातानुलोम्य दीप्तो अग्नि स्निग्धो वर्च संहिता मार्दवता स्निग्धता चांगे स्निग्धानाम उपजायते। जब तक आपको क्या क्या लक्षण नहीं मिल रहे हैं, वात का अनुलोमन, अग्नि का दीपन, वर्च का अर्थ मल में स्निग्धता, और इस प्रकार के लक्षण जब आपको मिल जाते हैं तो आप एक स्नेह पत्रक होता है, मैं आपको चाहे तो शेयर कर देता हूं, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये स्नेहपान पत्रक है, वैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो कई बार शेयर हुआ है, और आज वो नोट्स भी शेयर हुआ था, तो मैं फिर से आपको शेयर कर देता हूं। तो वो आप उसको स्नेहपान के लक्षणों को देखेंगे। जिस दिन सम्यक स्नेहपान मिल गया, ये क्रमशः तीसरे दिन मिल सकता है मृदु कोष्ठी अगर रोगी है, मध्यम कोष्ठी में ये चौथे 5वें दिन मिल सकता है, पूर्व कोष्ठी में 7वें दिन आपको मिलना ही मिलना है। यदि 7वें दिन के बाद भी सम्यक स्नेह के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो आपने स्नेहपान स्टॉप कर देना है, और 3 दिन का गैप देकर के फिर से आपने लोअर डोज से स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। मृदु कोष्ठी में सामान्य रूप से 3 दिन में हमें सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाते हैं, मध्यम कोष्ठी रोगी में हमें चौथे 5वें दिन मिल जाते हैं, और क्रूर कोष्ठी में 7वें दिन मिलने ही मिलने हैं। यदि 7वें दिन बाद भी नहीं मिल रहे हैं तो आपने जो है उस रोगी का पुनः स्नेहपान स्टॉप करके 3 दिन का गैप देके फिर से लोअर डोज से स्नेहपान स्टार्ट करना है। स्नेहपान देने के बाद जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिल गए तो उसके बाद जो है आपने रोगी को, जिस दिन आपने स्नेहपान स्टॉप किया उसी दिन आपने से स्टार्ट कर देना है उसका बाह्य अभ्यंग स्वेदन।
बाह्य अभ्यंग स्वेदन करना स्टार्ट कर देना है। यानी सुबह आपने उसको स्नेहपान दिया आरती जी, सुबह आपको पता चल गया कि अब इसको सम्यक स्नेह के लक्षण मिल गए हैं, रोगी के अंदर मृदुता आ गई, वात का अनुलोमन हो रहा है, शरीर में स्निग्धता आ गई, मल में स्निग्धता आ गई, तो आप समझ लीजिए कि सम्यक स्नेहन हो गया। तो शाम को उस रोगी को बुलाएंगे आरती जी और बाह्य अभ्यंग स्वेदन करेंगे। अगले दिन भी उसको सुबह और शाम बाह्य अभ्यंग स्वेदन करेंगे, और नेक्स्ट डे यानी एक दिन का गैप देंगे, नेक्स्ट डे उसको मॉर्निंग में यानी रात्रि में उसको हम कफवर्धक आहार खिलाएंगे। कफवर्धक आहार में आप जिसको जो खिलाना, कुछ दही बड़े खिलाते हैं, कुछ रसगुल्ले खिलाते हैं, कुछ जो है वो चावल की खिचड़ी खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, कुछ भी खिलाएं जिससे कफ का उत्क्लेशन हो, करा के आप सुबह उसे अर्ली इन द मॉर्निंग बुलाएंगे। पूछेंगे पहले कि भाई फ्रेश होके आ जाओ, आ गया हो, उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि आज तुम्हारा वमन कराएंगे, हम सुबह अभ्यंग स्वेदन करा देंगे उसका, सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ये सब प्रक्रिया करके उससे हम पूछेंगे कि भाई तुम्हें भूख लग रही है, मोशन जाना है, वो कहेगा मोशन जाना है तो चले जाओ कहेंगे। भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो दोनों ऑप्शंस हैं, रोगी कह सकता है कि मुझे भूख लग रही है, वो कहेगा नहीं लग रही है, दोनों ही बातें हैं। आपने उसको ऑप्शंस दे करके दूध जो है, गुड़ में दूध मिला के आप उसे पिला देंगे। कफ का उत्क्लेशन दोबारा कराना होता है, इसलिए दूध मिश्रित गुड़ मिश्रित दुग्ध का हम पान कराते हैं। पान कराने के बाद तकरीबन 8 बजे हम ब्लड प्रेशर उसका वाइटल्स चेक करते हैं। वाइटल्स चेक करने के बाद हम देखते हैं, एश्योर करते हैं, और हम वमन कल्प हमने पहले से बनाया होता है। वमन कल्प आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, जो बेहतर हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनमें से मदन फल पिपली वाला जो कल्प है बेस्ट है। मदन फल आप जानते हैं रेंडिया डोमेटरम होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, ये 200 को शाखाओं से खींच खांच के कोष्ठ में ले आता है और फिर उसे अणुप्रवण भाव से ऊर्ध्वगमित कराते हुए वमन कराता है। यानी कि वमन कल्प के बारे में, मदन फल के बारे में लिखते हुए कहा गया है कि औषधि वो श्रेष्ठ होती है जो अल्पमात्र महावेगो बहुदोष हर सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधि नाशन, वो सबसे श्रेष्ठ औषधि होती है। तो मदन फल इज द बेस्ट वन। तो उसका योग आपने पढ़ा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, शायद आरती जी ने या किसी ने शेयर किया है, हमारा ही पढ़ाए हुए नोट्स हैं वो। सर मैंने ही शेयर किया सर आज। बस आप उसमें से जो चॉइस टिक किया हुआ है उसको यूज कर लीजिए बढ़िया से। ध्यान रखिएगा, मदन फल जो पिपली आती है उसमें कई बार कीड़े लगे होते हैं, कई बार वो खराब होती है, कई बार उसकी पोटेंसी ठीक नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पर लोग कहीं कहीं पर वमन कराते नहीं है, इसलिए जो फार्मेसी वाला है वो मंगाता नहीं है। कृपया उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। एक दिन पहले उसको गौमूत्र में डुबा दीजिएगा ताकि उसके अंदर जो कीड़े वीड़े इस प्रकार की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। गोमूत्र भावित कर लीजिएगा उसको। उसके बाद उसका पाउडर बना के अंतर नख मुष्टि प्रमाण बताया हुआ है, जो 13 से 14 हमारा 13 to 14 ग्राम्स के बीच में आता है। मुख आप पूरी उंगली को मोड़ लें और जिस प्रकार से जहां पर वो मुष्टि बन रही हो, अंतर नख मुष्टि प्रमाण कहते हैं, उसको मेजर किया गया है। तो इतना ही आता है, वो 12 से 14 ग्राम के करीब आसपास आता है। उसको आपने बना लेना है। इसके बाद आपने उसको आकंठ दुग्धपान कराना है। पहले आपने दूध मिला के सुबह उसको पूछ लिया भूख लग रही है, नहीं लगेगी, तब भी आपने दूध मिला के गुड़ पिला दिया उसको 7 बजे, तो कफ का उत्क्लेशन के लिए था। लेकिन जब आप 8 बजे अब उसे तैयारी करके सब वाइटल्स वगैरह देख के अपना मदन फल पिपली कल्प वगैरह तैयार करके, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो मुलेठी का फांट रखिए या इक्षु का रस रखिए, पर मुलेठी फांट इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि गन्ने का रस जो बाहर से आप लेके आएंगे उसकी क्वालिटी पे आप एश्योरेंस मत करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें कंटामिनेशन रहता है। तो आप सबसे पहले उसे दूध आकंठ पिला दीजिए। दूध पीने के बाद अब वो कहेगा कि सर अब मैं दूध नहीं पी पाऊंगा, तो इतना जगह उसके गले में होना चाहिए, यानी इसोफेगस में इतना जगह होना चाहिए कि आपकी जो मदन फल पिपली कल्प जो आपने बनाया है वो ले पाए। यदि चाटन वाली प्रोसेस वाली आपने यूज कर रहे हैं जिसमें शहद वाला है, तब तो वो चाट लेगा, और नहीं तो आधा ग्लास करीब वो बचता है, आधा कप के करीब वो पी ले। क्योंकि अगर आप वो नहीं जगह रहेगी गले में इतनी, तो वो पीते ही निकाल देगा, तो वो एक मिथ्या वेग हो जाएगा। तो आपने इतना दूध पिलाना है उसको आरती जी कि उसके दूध पीने के बाद उसके पास इतनी गुंजाइश हो कि वो आपकी मदन फल पिपली का कल्प वो पी ले, यानी कि आधा कप की गुंजाइश बचनी चाहिए।
इसको देते समय में आपने सर मंत्रोच्चारण। एक जी सेकंड सर, एक जी, चीज पूछना था। जैसे वो दूध और गुड़ पिलाना है, वो पहले पिलाकर कितना वेट करना है उसके अकंठ बाद दूध आधा पान घंटा में? वेट करना है ताकि वो दूध जो है वो दही में बदल जाए और ठीक पेट है। में जा करके और कफ का उत्क्लेशन और अच्छा हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद फिर से अकंठ दूध पान फिर पिलाना से आधे आधा घंटे के पौन बाद? घंटा वेट कीजिए और फिर से आप दूध जो है वो तैयार रखिए जी। ठीक है। और उसके अकंठ दूध पान से थोड़ा सा कम क्वांटिटी में पिला के थोड़ी फिर क्वांटिटी उसको ये, कम रखनी है आरती जी, हाँ, थोड़ी सी फिर उसको क्वांटिटी ये कम वमन, रखनी है फिर ताकि वमन आपका, कल्प देना उसको। हाँ, ताकि वमन कल्प करते क्या है ठीक है। लोग ना, करते थैंक ये यू हैं सर। कि दूध आकंठ पिला दिया और मदन फल पिपली का कल्प पिलाते ही वॉमिट कर दिया उसने, तो वो औषधि का प्रभाव मिलता ही नहीं है ऐसे में। आप देखेंगे ऐसे में रिजल्ट नहीं आते हैं। इसलिए आकंठ दुग्धपान कराते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके रोगी के पास इतनी गुंजाइश हो कि वो आपके वमन कल्प को ले सके। वमन कल्प लेने के बाद 10 मिनट बाद, 10 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम, 10 मिनट के अंदर उसके रोमकूप खड़े होने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, ऊपर की तरफ जो है उदान वायु की गति ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, उसको वॉमिटिंग के बेग आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले जो बात जहां मैंने स्टॉप की थी वो था मदन फल पिपली कल्प पिलाते समय रोगी को एश्योरेंस दीजिए, बताइए कि जो मैं ये कर रहा हूं कर रही हूँ ये तुम्हारे फायदे के लिए है। वहां पर आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में एक सूत्र बताया है, ये सूत्र आपको अपनी क्लिनिक पे जरूर नोट करना चाहिए। मुझे तो याद है और इस सूत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी, बनाई है। मैं आपको कभी बाद में मिलेगा तो बताऊंगा। इसका है ओम ब्रह्म दक्ष अश्व रुद्रेंद्र भू चंद्रार्क नीला नला ऋषय औषधि ग्राम भूत संदास पांडुते रसायन विवर्षिणाम देवानाम अमृतम यथा सुधैवोत्तम अंगानाम भेषज्यम इदमस्तुते। ये सूत्र कहता है कि ये हे ओम ब्रह्म दक्ष रुद्र इंद्र भू चंद्र अनिल अनल, ये सारे जो देवता हैं ये मेरे इस भवन कल्प में आ जाएं और मैं जो ये भवन कल्प पिला रहा हूं या पिला रही हूं ये इस रोगी का कल्याण करे। इसका प्रभाव रोगी पर साइकोलॉजिकल भी पड़ता है और आपके आसपास का एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इसके बाद जब आप भवन कल्प पिलाते हैं तो रोगी में वमन स्टार्ट हो जाता है। यदि इमीडिएटली वमन कल्प पिलाने के बाद वेग आता है तो उसे मिथ्या वेग काउंट करें, वो वमन का वेग में काउंट नहीं होगा। 10 मिनट के बाद वमन का वेग जब अणु प्रवण भाव से जब वमन मदन फल जो पिपली कल्प आपने पिलाया है ये उसके शरीर में पहुंच जाती है और शाखाश्रित दोष को पोस्ट में ला करके उदान वायु की प्रेरणा से उसे पुनः ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालती है, तो वमन का वेग स्टार्ट होता है। तो वमन का पहला वेग काउंट करें जब रोगी झुके और साथ में जो दुग्ध पान किया था और उसे उसने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार रोगी को उबकाई आती है पर वमन नहीं हो पाता है ढंग से। ऐसा एक बार हमारी लाइव सेशन में एक डॉक्टर साहब थे, वैद्य जी थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, वो वीडियो है आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मुलेठी का फांट रखना है, तैयार रखना है वहां पे आरती जी उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो आप फटाफट 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 मुलेठी का फांट पिलाते जाइए और वो वमन होता चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपने उसका अतियोग ना हो, हीन योग ना हो और मध्यम योग, मतलब मध्यम योग ना हो। तो मैं यूजुअली जो है वो हमें जो है उत्तम वेग जो है वमन का मिल जाता है, जो क्रमशः 8, 6 और 4 बताया गया है। तो आप जितनी बार वो झुक करके जितनी बार वॉमिटस निकालता है वो उसका है। इसको आंतकी, मानिकी और वैगिकी इन तीनों ही पैरामीटर से आप देख सकते हैं। आंतिकी में आप जानते हैं कि लास्ट में देखेंगे आप तो बाइल निकलने लगता है, दैट इज द पित्तांत। मानिकी में आप देखते हैं प्रस्थ की मात्रा, क्वांटिटी से भी आप उसको देख सकते हैं। और जो है लैंगिकी जो है उसमें लक्षण मिलने लग जाते हैं सम्यक वमन के, ये सब आप जानते हैं। इस प्रकार से जब आपको लगता है कि आप वेग को काउंट कर लीजिए, वमन पत्रक एक आप बना के रख लीजिए, शुद्धि का आप निर्धारण कर लीजिए, उत्तम शुद्धि है तो फिर आप उस हिसाब से उसको संसर्जन क्रम प्लान करेंगे। 3, 2, 1 अन्नकाल तक क्रमशः पेया विलेपी अकृतक कृतयुष द्विरथे कहा गया है। 3 अन्नकाल, अगर उत्तम शुद्धि है, मध्यम शुद्धि है तो 2 अन्नकाल और हीन शुद्धि है तो 1 अन्नकाल तक आपने लेना है। लेने के बाद फिर अर्धाहार और फिर पूर्णाहार पिलाएंगे। जब आपने संसर्जन स्टार्ट किया आरती जी उस दिन से आप समन चिकित्सा स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरी वमन की प्रोसेस मैंने
कंसाइज्ड वे में आपको बता दी। जी सर थैंक यू सो मच सर। बस यही एक्चुअली दूध का ही कंफ्यूजन था कि जैसे वो दूध का जो क्योंकि उद्देश्य है आरती जी, वो कफ का, देखिए औषधि काम तो आपकी वामक औषधि करती है। आप क्योंकि सर दूध, कई जो मैंने वो निगम सर का भी लेक्चर सुना, कईयों में कई लेक्चर्स में ऐसा है कि जैसे अकंठ दूधपान पहले कराना है फिर उसके बाद वमन कल्प देना है। तो उन्होंने और आपने सेम ही बताया कि जैसे दूध जो है वो पहले देकर आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद उससे फिर से उससे अकंठ क्या होता दूधपान है, करना उससे है। क्या होता है, आप अगर आप जो दूसरी प्रोसेस है उससे क्या होगा, कई बार जो ये जो निगम सर की जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, इससे क्या होता है, रोगी में ना कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे फुल प्रूफ सेफ है ये। अब आरती जी हम बताते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं, जो मास वमन कराते हैं, मतलब 10-10 रोगियों को एक साथ बिठा के वमन कराते हैं, वो करते क्या है, वो एक्चुअली फांट पिलाते हैं और फांट निकालते हैं, फांट पिलाते हैं फांट निकालते हैं, जिसको कहते हैं कुंजल। एक प्रकार से वो कुंजल है, आमाशय का प्रक्षालन है, क्योंकि जी जी आप एक साथ में 10 रोगी का वमन करा ही नहीं सकते, क्योंकि एक रोगी पर ही आपको इतना ध्यान देना होता है। आप अगर ढंग से कराएंगे तो एक रोगी पर ही आपको पूरा कंसंट्रेशन पे करना होता है, तो वो तो केवल आमाशय प्रक्षालन है, आमाशय वो अम्ल फिर पित्त में जरूर। एक जी एक सेकंड, जी पहले उसको दूध पिलाना है अप्रोक्सीमेटली आधा लीटर जैसे उसको दूध पिलाना है, आधा घंटा वेट, उसके बाद अकंठ दूधपान से थोड़ा कम, फिर उसके दूध बाद में उसको गुड़ वमन। मिला के, आरती जी वो जो आप पिला रहे हैं ना, वो ठीक है, दूध में दूध में गुड़ गुड़ मिला के, मिलाकर गुड़ हाँ मिला के कप मधुर क्लेश मधुर कर रस के देंगे। साथ, जी हाँ वेट कप करना है। क्लेश कर देंगे, फिर कब उसके का बाद अकंठ उत्क्लेशन है, जी जी हाफ आवर के गैप के बाद वाइटल्स चेक करके अकंठ दूधपान पिलाकर जी, थोड़ा सा कम रखना है कि उसको वमन कल्प दिया जाए। सर यस जैसे यस हम यस वमन कल्प देते हैं कुछ पेशेंट्स में वमन कल्प लेते ही वॉमिट आ जाता है, तो वो वमन यस, कल्प तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या निकल हमें गया ना वो। दोबारा भी हाँ वो नहीं नहीं दोबारा देना देना है, है या दोबारा नहीं नहीं देना? देना है, दोबारा नहीं ठीक देना है, है, ठीक ठीक। उसको ठीक दोबारा है नहीं सर, देना है। पर आपको ये अपनी बात इंटरनल माइंड में रख लेनी है कि जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसका अब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि मेन तभी एक्सपेक्टेड मिलेगा जब पेशेंट के अंदर 10 मिनट तक मेडिसिन स्टे 10 मिनट करेगी। तक ये जो आपने जो वमन कल्प दिया है, 10 मिनट तक जब वो इंटरनली जाएगी, वो फार्माकोलॉजिकल अपना इफेक्ट दर्शाएगी, तो जो आपका हम्म, उद्देश्य की जो आप जिस उद्देश्य से दिया था रोग के लिए आपने, वो प्राप्त होगा। अगर वो नहीं हुआ तो भी ऐसा नहीं है कि आपके रोगी को लाभ नहीं मिलेगा, रोगी को लाभ मिलेगा, पर जितना हम्म। एक्सपेक्टेशन आपका है उस हिसाब और से कम सर रिजल्ट जैसे मिलेगा। ये सारा प्रोसीजर खत्म हो गया, मतलब उसके बाद लास्ट में हमने पेशेंट को लवण उदक भी दे दिया कि उसकी सारी सिक्रीशन साफ हो जाए। सर ये बिल्कुल धूम्रपान जो है ये सभी पेशेंट्स में कराना है क्या? एकदम कराना है, क्योंकि ऐसा होता है वमन करने के बाद कतिपय उसकी नासिका में, इधर फेरिंग्स में, लैरिंग्स में कफ जमा होता है, हम्म। चिपक जाता है। तो तो सर ये एक नॉस्ट्रिल से मतलब एक साइड बंद करके कराना है या एक नॉस्ट्रिल से करा के मुंह से बाहर निकालना है, ऐसे सिंपल? आप एक नॉस्ट्रिल से उसको कराइए तो मुंह से निकालिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से कराइए तो भी मुंह से निकालिए, मुंह से दिलवाइए तो भी मुंह से निकालिए। ये 3-3 पफ करने हैं, मतलब सारी जी, जगह? इनहेल कहीं से भी करें, एक्सहेल माउथ से एक्सेल करें, माउथ से, ठीक बस है ये सर। ध्यान देना है आपने। सर और धूम्रपान के लिए हम क्या क्या ऑप्शंस ले ये सकते हैं धूम्रपान जैसे? के लिए आप जो है धूम, आजकल वो आता है धूम, बड़ी बढ़िया आपको तांबे की आती है बनी हुई, उसमें आप भर के आप जो है धूम के द्रव्य आप डाल सकते हैं, एरंड नाल से करा सकते हैं, है ना। जी सर, केवल तो एरंडाल से अगर सर कराना तो डायरेक्ट उसको जैसे घी में एरंड, डुबोकर सूखी उसको एरंड जला नाल देना? को आप घी में भावित करके उसको हल्का सा जी उसमें जो है आग लगा दीजिए एक तरफ, तो धुआं बन जाएगा, वो भी फायदा करता है। जी सर, जी है सर, ना? बहुत अच्छा बताया, बहुत क्लियरली बताया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं, हम जो बताएंगे आपको साफ सुथरा ही बताएंगे, क्लियर बताएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है निगम सर का, देखिए अपने गुरु लोगों का आपको हमेशा याद, हमारे सर बहुत अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब शायद वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पर उन्होंने हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स तैयार किए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो चाहे वो प्रैक्टिस का क्षेत्र हो, सर की मसाल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जोशी सर हैं जिन्होंने मर्म सिखाया, ऐसे निगम सर हैं जिन्होंने पंचकर्म सिखाया। आज कहते हैं ना, सिखाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, पहले कम थे लेकिन बहुत हैं अब, पर आपको सीखने का होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का होना चाहिए। अवनी ठाकर जी बताइए, कुछ सवाल है आपका? यस सर, मुझे सर थैंक यू सद्य सर। वमन का पूछना था। सद्य वमन देखिए क्या है, सद्य वमन भी कराया जाना चाहिए, सद्य वमन, सद्य विरेचन। हमारे एक प्रैक्टिशनर थे, अब शायद वो एचओडी हैं उज्जैन कॉलेज में, उनका नाम है ओपी व्यास सर, मैं सर का नाम जरूर लेना चाहूंगा, इज ए वेरी गुड क्लिनिशियन। वो हर रोगी में सद्य विरेचन देते थे, कि समान चिकित्सा के साथ में एरंड तेल दुग्ध के साथ उनके हर पर्चे में था,
तो शुरुआत, और मैं देखता था रिजल्ट एक्सीलेंट होते थे। तो सद्य वमन वहां पे अवनी जी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जहां पे अब रोगी आपका सपोज करिए कि कोई रोगी आपका ऐसा है जो रोगी इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएगा, आपको मालूम है, लेकिन उसको अम्ल पित्त जैसी व्याधि है, आपको मालूम है कि इस व्याधि को हम आसानी से सद्य वमन से ठीक कर सकते हैं, तो वहां पे आप अवनी जी सद्य वमन दे सकते हैं। सद्य वमन का अर्थ आमाशय का प्रक्षालन ही है केवल और केवल। ओके सर, उसमें किस तरह से प्रोसीजर करना है? उसमें कुछ नहीं है, सिंपली आप जो है, जैसे अभी बात हुई ना लवणोदक से पान करा के क्लियर कर दिया, जैसे कि आप योगा वालों को देखा होगा। उसमें द्रुतपान की जरूरत नहीं है ना? उसमें घृतपान करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, 1 डे के लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं आप है वो ना? कर लेते हैं, आप कर सकते हैं एक अच्छा। दिन के लिए। वो क्या कहते हैं ना, शॉर्टकट है वो, शॉर्टकट। हाँ 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 एक दिन घृतपान करिए, फिर एक दिन फिर बाह्य अभ्यंग भी देना पड़ेगा, पर वो कहीं हाँ शास्त्र मत तो है नहीं, पर आप कर सकते हैं। हाँ। ओके। वो और उन सर उसमें मरीजों में सत्यवमन में किस मेडिसिन से हम कराएंगे फिर? सद्यवमन आप मुलेठी के फांट से करा सकते हैं, बहुत सेफ है वो, इट्स वेरी गुड। ओनली यष्टि मधु फाट और कोई एसटी मेडिसिन? मधी फांट है, आप बहुत सारी हैं, आप देखिए इसमें आप, और नहीं तो आप कुछ कुल मिला के दूध से करा सकते हैं, आप इक्षुरस से करा सकते हैं आप, है ना। हाँ। मैम, मैंने इधर आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म से लास्ट ईयर ये सद्य वमन का सीखा था, मतलब मुझे कई मैम ने यहाँ पे गाइड किया था, आशा मैम ने बहुत अच्छा मेरे को गाइड किया था, तो मैंने उसके बाद कई पेशेंट्स को कराया। उसको बहुत सिंपल है मैम उसका वे, जैसे 1 या 2 दिन पेशेंट को नॉर्मल जो देसी घी होता है उसको बोलो खाने में जितना वो मैक्सिमम ले सकता है, उसका दीपन पाचन करने के बाद जितना वो मैक्सिमम ले सकता है, जैसे हलवा खाए, उसका कुछ भी, जैसे चपाती पे, चावल में, कहीं भी लगाकर खाए, तो उसको जितनी क्वांटिटी पे आप दे सकते हो उतनी क्वांटिटी में आप दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पेशेंट जैसे आपके पास आता है, उसमें कोई टाइम का भी नहीं रहता कि आपने मॉर्निंग में ही कराना है, बट बेटर रहता है कि अगर कफ काल में कराएं तो आप सिंपल उसको यष्टि मधु क्वाथ, जैसे 150 ग्राम आपने मुलेठी लिया, उसमें 3-4 लीटर पानी ले लीजिए, उसको बॉयल कर लीजिए, तकरीबन 3 लीटर रह जाएगा, तो वो उसको क्वाथ पिलाते जाना है, तो पेशेंट को अपने आप वॉमिट आती रहेगी। बाद में उसको सेलाइन वाटर, नॉर्मल जो पानी है उसमें तकरीबन अंदाजे से, जैसे 1-1.5 लीटर पानी है तो 5 से 15 ग्राम तक आप नमक डाल के, पेशेंट की पूरी सिक्रीशंस क्लियर हो जाती है, तो उसने में भी पेशेंट काफी रिलीफ हो जाता है। तो उसके बाद उसको जैसे हम संसर्जन क्रम करते हैं, क्योंकि उसमें आप थोड़ा संसर्जन क्रम करवा दीजिए, जैसे पेशेंट को मतलब कितना वेग आया उसके अकॉर्डिंगली, जैसे 1-2 दिन या 3 दिन उसको हल्का भोजन, जिसमें हम खिचड़ी जिसे कृष्णा बोल देते हैं, तो वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। तो मतलब मैंने जो यहाँ से सीखा, मतलब कहीं मैंने बहुत सारे सुना, तो फिर उसके बाद मैंने कराना शुरू किया, तो बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट होता है सत्यवमन का। देखिए आरती जी ने आपको पूरा समझा दिया, अवानी जी, तो कुल मिला के एक प्रकार से आप समझिए कि ये एक शॉर्ट प्रोसीजर है, मतलब एक पिक्चर बनाते हैं ना हम पूरी, तो टेलर है, टीजर है, टीजर। तो टीजर से भी आपको पिक्चर का आनंद तो मिल ही जाता है, समझ में तो आ ही क्योंकि जाता है। सर मेरा न्यू क्लिनिक है ना, तो पहले ही वमन स्टार्ट नहीं करना है, पहले सोचा तो पहले आप सद्य टीजर वमन करिए करके ना, आप देखो। जो आरती जी ने बताया वो टीजर करिए आप, हाँ है ना। हाँ। ठीक है। ओके शक्ति सर, और मोहन सर बिजलवाड़ माइग्रेन जी, में भी करवा सकते हैं जी क्या? माइग्रेन में? क्यों नहीं, आप माइग्रेन में कर सकते हैं, क्यों नहीं। माइग्रेन में वैसे ज्यादातर वेरिएशन ज्यादा काम करेगा, वजह जहां तक अब तो देखना उसमें पड़ेगा कौन सद्यो सी। विरेचन? हाँ अच्छा। सत्यो वेरिएशन दीजिए आप, है ना। हाँ। ओके। शक्ति मोहन बिजलवाड़ जी बताइए। बिजलवाड़ जी, ये उत्तराखंड से हैं बिजलवाड़ जी, आप अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। अरे बिजलवाड़ साहब अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बिजलवाड़ जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे किसी का कोई प्रश्न है तो कीजिए। बोलिए बिजलवाड़ जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो बोलिए बोलिए। सर, मृदु भवन के बारे में पूछ रहा था। मृदु भवन, जी सर। हाँ वही तो बताया अभी, सद्य भवन ना, अभी तो उसी पे चर्चा हुई सद्य भवन पे, कि आप रोगी को एक दिन पहले जितना वो घी ले सकता है हलवा मिला के दे दीजिए, और फिर उसको बाह्य अभ्यंग स्वेदन करके मुलेठी का फांट पिला दीजिए, उसको जितना वमन आए वमन करा के अगले दिन फिर संसर्जन क्रम 1 दिन का करा के शॉर्टकट में कंप्लीट कर दीजिए, यही है सद्य वमन। हाँ जी बिजलवाड़ जी। सर मदन फल नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, मदन फल आप देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा महाराज। हाँ जी। मदन फल
अल्पमात्रो महावेग बहुदोष हरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधिनाशनम. The medicine which is given in lowest dose and highly effective should be given cautiously. इसीलिए इस दवा को देने से पहले पूर्व कर्म किया जाना अत्यंत आवश्यक है और प्रक्रिया के साथ में. इसीलिए देखिए आरती जी ने जो बताया आपको सद्य वमन, उसमें मदन फल की बात नहीं की थी, है ना. ठीक है बत्रा सर. ठीक है सर. तो बिजलवान साहब कुछ और है बताइए आप. तो सद्य वमन में आपने इसी प्रकार से, सद्य वमन इज अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंजिंग ऑफ द स्टमक, जिससे कि आपके शाखा से कोष्ठ में जो ऑलरेडी आए हुए दोष हैं वो बाहर निकल जाते हैं और लाभ इसमें भी मिलता है. अवनी ठक्कर जी बताइए, कुछ और सवाल है आपका. सर मेरे वो एक सीनियर ने ऐसा सद्य वमन में पिपली मूल चूर्ण और हमारा सेंधा और हनी मिला के मीन्स यष्टि मधुपान के बाद वो दिया था, ऐसा दे बोला सकते था. हैं ना, आपको दे सकते हैं. मदन फल पिपली तो नहीं दिया ना. नहीं ओनली पिपली हाँ. चूर्ण. पिपली चूर्ण दे सकते हैं आप. और सर डायबिटीज वाला मैंने 2-3 दिन पहले पूछा था पेशेंट मेरा, तो मुझे वो तब पूछना रहेगा कि ज्यादा स्टीम जस्ट हाइपोग्लाइसेमिया या इससे डिहाइड्रेशन पूछा की था, वजह से. क्या सवाल था आपका. डायबिटिक पेशेंट था, उसका हाँ, मुझे हाँ. विरेचन प्लान करना था, तो आपने तब बोला था कि स्टीम जस्ट कम देना. तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल रीजन. बिल्कुल जरूरी है. स्वेद कम देने की बात नहीं कही थी, मैंने कहा था स्वेदन करते Steam. समय ध्यान दीजिएगा. हाँ, तो उसमें जस्ट पूछना था कि वो डायबिटिक में स्टीम में क्यों ध्यान देना होता है ज्यादा. क्यों ध्यान देना होता है, बहुत अच्छा हाँ. सवाल आपने किया है. तो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जनरली वो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको उनको आनंद आने लगता है स्वेदन लेने में, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. तो वो आपको बताते नहीं है कि मुझे स्वेद की प्रवृत्ति जो है, हम कहते हैं कि आपने देखना है जब उसके मस्तक में, उसके नासिका के पास, उसके इधर इस तरफ नीचे ठुड्डी के पास जब स्वेद की प्रवृत्ति होने लग जाए तो हम मानते हैं कि स्वेदन पूरा हो गया है. डायबिटिक केसेस में क्या होता है कि डायबिटिक केसेस में खासकर जो रोगी स्थूल होते हैं या फिर इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, उनमें वो एक्सेस नहीं कर पाते और अक्सर वो हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं. अवानी ठक्कर जी, तो अक्सर उन्हें ध्यान देना होता है. मैं एक बहुत वीआईपी पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, मैं आपको बता देता हूँ. इससे पिछले गवर्नर के जो हस्बैंड थे वो लगातार स्वेदन लेते थे कई दिनों तक. तो मेरी पहली बार ड्यूटी लगी थी राजभवन में, तो मैं गया और वो लगातार स्वेदन कक्ष में बैठे रहते थे. तो मैंने सबसे पहले देखा कि उनको डायबिटिक है कि नहीं है, पता चला वो डायबिटिक है. तो मैंने सबसे पहले स्वेदन कक्ष उनका बंद कराया. रोज अभ्यंग करने के बाद वो स्वेदन ले रहे थे और तकलीफ बढ़ रही थी. तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मधुमेह के रोगियों में स्वेदन करते समय, सर्वांग स्वेदन करते समय जरूर सावधानी आप रखें. ठीक है वानी जी. यस सर सर्वांग स्वेदन से क्या इफेक्ट आता है मधुमेह के मरीजों में, मतलब वो बार बार लेने से कोई साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होता है. एक तो क्या होता है कि वो रोगी जो है, पहली बात तो उसको एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन, मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि वो रोगी नित्य अपने आप ही अभ्यंग कराए और डब्बे में जाके बैठ जाए और स्वेदन ले और फिर जाए. भाई साहब डायबिटिक पेशेंट हो, आप लगातार स्वेदन ले रहे हो, कंट्राइंडिकेशन है, आपको रोज रेगुलर नहीं लेना है, तो आपने बंद कराना है. वो लेता रहेगा, वो कहेगा मुझे बदन में बड़ा हल्का लग रहा है. नहीं, दैट इज अ वेरी वेरी, आप स्वेदन का पढ़िए, स्वेदन के योग्य और अयोग्य में साफ उल्लेखित है वहां पर. तो आपको देना है, जैसे आपने विरेचन देना है तो आपने तो मजबूरी है आपको उसको पूर्व कर्म करना है, पर स्वेदन आपको कॉन्शियसली करना है उसका, बस ये है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है आदित्य जी. जी सर. तो सर ये हाइपरटेंशन भी हो जैसे क्यों नहीं होता है, ब्लड पानी प्रेशर बढ़ जाता है कई बार जी, क्योंकि तो सर वो गर्मी से वो पानी लॉस हो जाता होगा, मतलब ये स्किन से ज्यादा पानी लॉस होता होगा गर्म से नाड़ियां खोलने से. पानी का भी लॉस होता है, वो तो खैर अति योग के लक्षण हो गए, लेकिन जनरली आप जब हमारे निरीक्षण में करेगा तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मधुमेह के रोगियों में ये ध्यान देना होता है केवल. जी सर. थैंक यू सर. वेलकम. चलिए आपकी संभाषा अब आप कंटिन्यू करिए, इतना तक मैं आपके सर साथ. एक मिनट अगर आप फ्री हो तो. जी बोलिए. सर वो मेरा विरेचन वाला जो डायबिटिक का बोला, उसका मैंने विरेचन परसों कर दिया
जी बहुत अच्छे से हो गया, डायबिटीज भी कंट्रोल में है। अब जी। मुझे उनकी लेखन बसी, क्योंकि वो जस्ट वेट लॉस के लिए ही आया था मेरे तो पास। अभी पहले संशोधन क्रम पूरा करिए। हाँ अभी, हाँ वो कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मुझे। शुद्धि कैसी मिली विरेचन में, उसको हाँ उत्तम शुद्धि 22, हाँ हाँ 22 वेग आए उनको। हाँ तो उसकी बढ़िया शुद्धि थी, आप 22 को भी हाँ अच्छा मानिए, है ना। हाँ उसको हाँ आप जो है वो संशोधन क्रम पूरा करिए 5 दिन, हाँ और फिर जब पूर्ण आहार में ले आए तो एक दिन हाँ। का गैप दे करके फिर बस्ती चालू कर दीजिए। ओके सर, अभी मेरे को समन चिकित्सा स्टार्ट नहीं है, तो वो मुझे कब कर से दीजिए ना करना स्टार्ट, है? संशोधन क्रम के समय से आप समन चिकित्सा स्टार्ट कर सकते हैं उसकी। अच्छा सर तो एक सर। चीज और पूछना था, जैसे एक सोराइसिस का पेशेंट है, उनके ऊपर प्लाक्स हैं जैसे बॉडी पे, सर उसका स्वेदन कैसे करना है? जैसे वमन में हम स्नेहन स्वेदन हाँ करते हैं, ये बहुत अच्छा उसका सवाल पूछा है। स्वेदन कैसे करें? और स्नेहन किस जो अभ्यंतर करना है वो किस ऑयल से करें? पंचतिक्त घृत से आप आभ्यंतर स्नेहपान कराइए, नोट कर नहीं सर, लीजिए। बाहर बाहर वाला, बाहर वाला जो है आप जो उसमें मसाज, और नींब उनका तेल, स्वेदन नींब कैसे तेल करें? ले सकते हैं आप, करंज तेल ले सकते हैं, इनसे आप बाह्य अध्ययन कराइए। और सर उनका स्वेदन जैसे जो प्लाक्स वाले जैसे स्वेदन रोगियों। तो देखिए आपने उसको मृदु स्वेद देना है, क्योंकि वो फिर स्वेदन वहां पर भी सोराइसिस के मरीजों में भी तकलीफ आती है। लेकिन स्वेदन आपको 15 से 20, हार्डली 15-15 मिनट आप स्वेदन देंगे उसको। अब वो देना मजबूरी है, क्योंकि आप उसे भवन प्लान कर रहे होंगे आरती जी, निश्चित तौर पर सोराइसिस का मरीज है तो सर आप नाड़ी स्वेद चलेगा सर क्या ऐसे पेशेंट्स में? नहीं 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 नहीं, नाड़ी नहीं, सर्वांगी देना पड़ेगा। ठीक है सर। सर्वांगी देना पड़ेगा उसको, क्योंकि सर आपने नाड़ी अगर वमन या जैसे ये विरेचन रहता है कि करना है। पर्टिकुलर जैसे जिस एरिया में प्लाक है उस एरिया में जैसे नहीं किया, क्योंकि पेशेंट को जलने लगता है बॉडी। ये तो प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपने उसको मैनेज करना है, थोड़ा सा स्टीम को कम रखिएगा। मृदु स्वेदन को मतलब उसका एकदम हीट ना हो, लेकिन देना तो सर्वांग ही आपको पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए तो और मेरे हिसाब से मेरे लायक कोई सवाल तो है नहीं, अब यहाँ पे बड़े बड़े सर वैद्य लोग आ गए मेरा हैं अभी जी। अधूरा है सर। सर हाँ, वो बोलिए बोलिए। समन चिकित्सा पूछना था कि उसमें अभी वो डायबिटिक है और कोई उनको तुमको कंप्लेन नहीं समन है जस्ट। चिकित्सा संसर्जन के दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए नहीं अवनी क्या जी। क्या, वो समझ गई, लेकिन मीन्स क्या प्लान करूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है और कुछ है नहीं उसको, जस्ट वेट लॉस के डायबिटिक है लिए। तो आप उसे समन के कोई भी योग आप दीजिए ना, आप जो बहुत सारे आपके पास जो है प्रमेय नाशक योग है, मैंने बताया भी था आपको। सर ओनली वेट लॉस के लिए उसको क्या दे सकते हैं? वेट लॉस के लिए आप उसको जो है आप देखिए वो किस प्रकार का प्रमेही है, उस हिसाब से आप ड्रग ऑफ चॉइस रखिए। कफत प्रमेही है क्या वो? हाँ क्योंकि वो कफत लाइफस्टाइल ऐसी प्रमेही है, है तो उसको, 96 kg वेट है उसका। हाँ तो तो कुछ कफत करता नहीं, प्रमेही है बेस्ट तो नहीं उसे होता है। हाँ आप उसे गूगल का सेवन करा सकते हैं आप, है ना, उसे मेदो हर गूगल दे सकते हैं आप। ठीक है जी। हम्म, उसे आप बाद में लेखन वस्ती प्लान कर सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ लेखन बस्ती तो करने ही वाली हूँ, लेकिन जस्ट समन चिकित्सा में और और इसमें क्या एक क्या हमारे दे? गुरु जी का एक योग है जो काफी ये अनुभूत योग है, आप चाहें तो लिख सकते हैं हाँ इसमें। जामुन की गुठली का पाउडर, करेले के बीज का पाउडर, साथ में नोट कर लीजिए आप बिल्व पत्र का पाउडर और गुड़मार का पाउडर, ये 4 कॉम्बिनेशन जो है ये इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा पलाश पुष्प के क्षार का प्रयोग, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमने इसका अपने आंखों से देखा है। ये कुंभ में एक सन्यासी आए थे, उन्होंने पलाश पुष्प जो टेसू के फूल होते हैं उसका कलेक्ट कर करके उसको सुखा करके फिर उसकी क्षार बना करके, इसका प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। ये अभी तक पेटेंट हुआ नहीं है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आप हाइपोग्लाइसिमिक योग के रूप में काम करता है अवनी जी। पलाश पुष्प क्षार आप बना भी सकते हैं हाँ। घर पे इसको। ओके सर। सर वो क्या बोला, जामुन बीज, जामुन करेला? की गुठली का पाउडर, हाँ करेला बीज का पाउडर, बिल्व पत्र का पाउडर और गुड़मार का पाउडर, ये आप 4 पाउडर्स को 1 चम्मच सुबह शाम दें। ये हाइपोग्लाइसिमिक होता है और घर्षण भी करता है, लेखन भी करता है। ओके ओके, थैंक इसके यू सर। अलावा आप चंद्रप्रभा वटी आप जानते ही हैं, वो दे सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ ओके। ठीक है जी। हाँ चलिए, ओके। आज का शॉर्ट सेशन मैंने आपको, भले भी आधा घंटा हो गया, एक्चुअली मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं खुद आपके सामने में जो बता रहा हूँ ये सब बहुत सारी चीजें जो है स्व 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 भी एक्सपीरियंस है अपने। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे रेगुलर मॉडरेटर्स
यहाँ पे अभी तो दिख रही थी, कहाँ शशि तिवारी जी हैं, यहाँ पे नवजोत कौर मैडम जी हैं, साक्षी अग्रवाल जी हैं, KN गंगवार जी हैं, जगीर सिंह जी हैं, चंपा सोलंकी जी हैं, सविता पेठे जी हैं, मैडम आरती मैडम जी से बात हो रही थी अभी, PM महाजन जी हैं, तकदीर सिंह जी हैं, सत्य प्रकाश वर्मा जी हैं, विनीता चौहान जी हैं, अवनी ठक्कर जी है। आप सबको हम यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देते हैं और फिर आप अपनी संभाषा का संचालन करिए और हमारे वैद्य जी के लिए रोज प्रे करिए कि वैद्य अरविंद पाठक कई यहाँ पे देखिए ऐसा है, वैद्य कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं ना, तो उनको लग रहा होगा कि क्लास में भी वैद्य अरविंद पाठक जी क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर के फादर वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर पे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि पुत्र के लिए पिता का वेंटिलेटर पे होना मनस्थिति पर क्या प्रभाव डालता होगा। तो अभी मैंने ही कहा है कि आप अभी पूरी तरह से आप ध्यान दें, और जब पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, तब फिर आप संभाषा में या लेक्चर्स लेने आइएगा। तो हम प्रे कर सकते हैं। साक्षी अग्रवाल जी आप नहीं आई हैं, शायद कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकती है संभाषा में। साक्षी जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, कहाँ पे हैं आप? सर इंदौर से। इंदौर में हैं आप? कौन से कॉलेज से पढ़ा आपने? गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज सर। मैं वहाँ आया था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, एल्यूमिनाई मीट थी वहाँ पे आपके यस सर, यस सर, जनवरी में। मुझे देखा था आपने? नहीं देखा होगा। नो सर। मैंने मर्म चिकित्सा पे वहाँ पे लाइव वर्कशॉप दिया था और काफी अच्छा वर्कशॉप रहा था। वहाँ पे मैंने एक फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को वहाँ पे लाइव ठीक किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले, मैं वहाँ पे जो मुझसे पढ़ चुके थे नाड़ी मर्म आदि, तो वो मुझे जानते थे वहाँ पे। इसके अलावा मैंने उज्जैन आयुर्वेदिक कॉलेज से ही MD किया है, साक्षी अग्रवाल जी आपको बताऊं तो। आपके ओके सर। कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो सिंह साहब, वो अभी वाइस चांसलर हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर के, वो भी वहाँ आए थे और उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो आपके जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं अभी, वो भी शायद रिटायर हो गए ना, आपके जो प्रिंसिपल थे अभी? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, उनके साथ भी मेरी काफी अच्छी बातचीत रही। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करिए। ये सेशन में आप अभी नए ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे यस आप सर। कोई भी सवाल हो आपके मन में, कोई भी प्रश्न हो आपके, चर्चा कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हो वो भी आप पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है। अभी देखिए कितनी सरलता से अवानी जी ने और आरती जी ने पूछा, तो हमने पूरा वमन की प्रोसेस समझा दी है ना। जी सर, तो जी आप सर। अपने प्रश्न जरूर रखिए यहाँ पे। और इस सत्र को मॉडरेट करते हैं वैद्य अरविंद पाठक जी, ये पर्टिकुलरली 3 साल से वही मॉडरेट करते हैं। और अभी उनके फादर वेंटिलेटर पे हैं इस समय में, तो ओके। निश्चित रूप से वेंटिलेटर पे फादर हो तो हम लोगों का भी एक होता है कि फर्ज बनता है कि हम उन्हें अभी थोड़ा सा रिलैक्स दें। इसलिए मैं आपकी संभाषा में आता हूँ, नहीं तो मैं जनरली संभाषा में केवल सुनता हूँ। मैं ज्ञान वर्धन के लिए आपकी संभाषा का प्रयोग करता हूँ और मैंने बहुत नॉलेज इससे गेन किया, अपग्रेड किया है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। शशि तिवारी जी, और आपको हम होस्ट बना दे रहे हैं। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी सर, प्रणाम सर। आप लोग अपनी संभाषा को कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर इस सेशन को मॉडरेट कर रही हैं वैद्य शशि तिवारी जी, और इस सेशन में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। यहाँ पे गंगवार सर हैं, यहाँ पे बत्रा जी हैं, महाजन जी हैं, नवजोत कौर मैडम है। बताइए 3 साल से लगातार डिस्कशन में चलती हैं, अभी नए लोग भी आए। और आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ पे वैद्य हैं सब ये लगातार सीखते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं आपसे एक दूसरे से। यहाँ कोई किसी को कोई शर्म नहीं आती है यहाँ पे, है ना। तकदीर सिंह जी कह रहे हैं सर क्लासिकल विरेचन में 5 दिन स्नेहपान करवाकर 100 से 500 ग्राम तक विरेचन करवाते हैं और किसको 3-4 टाइम रिपीट करवाते हैं। राइट, क्लासिकल विरेचन में 5 दिन स्नेहपान करवाकर 100 से 150 ग्राम देन। अरे तकदीर सिंह जी, हम फार्मूला फिट नहीं कर सकते हर मरीज में कि वो 5 दिन ही स्नेहपान होगा। कोई मृदु कोष्ठी होगा तो 3 दिन में भी उसका स्नेहपान पूरा हो सकता है, और कोई क्रूर कोष्ठी होगा तो उसको 7 दिन में पूरा स्नेहपान कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5 दिन में उसका स्नेहपान कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे 5 दिन नहीं, आप ये समझिए कि 3, 5, 7 दिन। मृदु कोष्ठी है तो 3 दिन, मध्यम कोष्ठी है तो 5 दिन, और क्रूर कोष्ठी है तो 7 दिन स्नेहपान करवा करके फिर आपने लिखा है 100 से 150 ग्राम।
100 से 150 ग्राम में क्या होगा? पहले दिन आपने 25 ग्राम पिलाया उसको घी, दूसरे दिन 50 पिलाया, तीसरे दिन 75 पिलाया, चौथे दिन 100 गया, फिर 125 गया, फिर 150 गया, फिर 175 गया। 7 दिन में आपको जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 30 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं तो 210 ग्राम तक जाएगा वो। 25 ग्राम से अगर आप कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आप मैक्सिमम क्रूर कोस्टी मान के चलिए, और इसको 3 से 4 बार रिपीट करवाते हैं। रिपीट नहीं करवाते, विरेचन एक बार देंगे, फिर संसर्जन क्रम कराएंगे, फिर उसको पूर्ण आहार पे लाएंगे, फिर हम गैप देके फिर विरेचन कराएंगे। ठीक है जी तकदीर सिंह जी? तो ये मैंने आपको थैंक यू सर। जी। तो सर, आगे आपकी भाषा आपके हवाले है। अब आपके हवाले है बटन, तो अब आप इसको बढ़िया से चलाइए। जो लोग फेसबुक पे देखते हैं उनके भी कमेंट्स आते हैं, हम प्रयास करेंगे उनके कमेंट्स का भी उत्तर देने के लिए। कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, आप कमेंट्स कीजिए आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे इस फेसबुक पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो। बहुत सारे ऐसे हमारे युवा चिकित्सक हैं जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हम आयुर्वेद में क्या करें, तो आपको इन वैद्य गणों से जो है आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए। ये सारे प्रैक्टिशनर हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं ये लोग, और निश्चित तौर पे ज्ञान को रोज बढ़ाते जाना। सर एनी साइड इफेक्ट्स इफ टेकन एक्स्ट्रा घी? अति स्नेहन के लक्षण हैं, आप कभी चर्चा करेंगे आदित्य जी? तो मैं पंचकर्म पढ़ाता था पहले, मेरे लेक्चर्स देखिएगा, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। हर चीज का साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो उसका इफेक्ट ही नहीं है। तो अत्यधिक अति योग हो सकता है स्नेहपान का, तो स्नेहपान के अति योग के लक्षण बताए हुए हैं, है ना? अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये सेशन पूरा पंचकर्म पे ही डिवोटेड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सेशन को पढ़ाने के लिए हमने रखना चाहिए। नहीं सर, आपने बहुत टाइम दे दिया सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना थैंक कुछ यू। हेल्प के बाद। मुझे, मैं आपको बता दूं जो मेरा रूटीन है, मुझे 9 बजे मैं दवाइयाँ लेता हूँ, और मैं क्या दवाइयाँ लेता हूँ ये भी बता दूं मैं आपको। और मैं वो दवाइयाँ लेने के बाद मुझे बहुत आराम होता है। विस्तिंदूक वटी लेता हूँ 2 गोली, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ आपसे। मुझे स्पाइनल इंजरी हुई थी, स्पाइनल पेन है, विस्तिंदूक वटी लेता हूँ अभी जाके। तो उसके बाद नियो टैबलेट लेता हूँ, इसीलिए मैंने नियो टैबलेट का अपना एक्सपीरियंस कल आपको शेयर किया था। मैं 2 गोली सुबह शाम लेता हूँ, बच्चों में आप 1 गोली सुबह शाम देंगे तो प्रभावी होता है। इसके अलावा मैं जो है इसमें एक लाक्षादी गूगल 2 गोली लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, उसको भी अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू। ये तो मेरी 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन लगातार चलती है। मात्रावस्थी मैंने 2.5 से 3 महीने तक लिया, अभी बंद कर दिया है उसको। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन में, वो भी मॉडर्न मेडिसिन नाम की है, उसमें सारा जो प्रिपरेशन है वो हर्बल है। न्यूरी वायर करके एक कैप्सूल आती है, मैं वो लेता हूँ, और एक प्री गैबलिन लेता हूँ। तो इन सब को मैं कंटिन्यू लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ मैं। तो 9:30 बजे मैं मुझे सो जाना होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस संवाद को कंटिन्यू करिए। वैद्य अरविंद पाठक जी के पिताजी के लिए हम सब प्रे करें, और उनके पिताजी जो हैं, और उनको जो है वैद्य जी का जो है जल्दी से उनका भी दिमाग जो स्ट्रेस में है वो कम हो, इतना ही हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, शुभ रात्रि सर। हाँ जी अवनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो अवनी मैम, वो पहले किया था ना, तो वो कंटिन्यू ही रहता है। नहीं तो उसको आप ना डाउन कर दिया करो, ठीक है? अच्छा, हाँ, डाउन का भी ऑप्शंस आते हैं। वो ओके देख लेती हूँ। हाँ ओके। ओके। और किसी को कुछ अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है या कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। डॉक्टर शक्ति मोहन बिजलवान सर कुछ शेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर शक्ति मोहन सर। मैम हाँ जी सर, बताएं। मैम बोलना तो कुछ है नहीं, बस सुन रहा हूँ। अरे आपने जो भी अपने पेशेंट ट्रीट करे हो, इधर जो भी कुछ अनुभव रहा है, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हेलो हाँ जी सर। मैम, आवाज ना कट रही है, मैं बस में हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी सर। ठीक चलो आप अपना मतलब म्यूट कर लो, क्योंकि नेटवर्क इशू फिर और ज्यादा फंसेगा। आप तो मूव कर रहे हो। और किसी को भी कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो बोल सकते हैं। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना है। चलो उदावर्त के बारे में थोड़ी सी बात कीजिए।
उदावर्त के बारे में अगर हम बात करते हैं, जितना मुझे याद है कि मैंने कई बार फोरम पर बहुत सारे लोगों से पूछा, आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसलिए मतलब कि मैं एक्चुअली मैंने ग्रुप में डाला भी था क्वेश्चन, शायद किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि सिराव्यध चैप्टर कहाँ मिलेगा। मैं सुश्रुत में खोज रही थी और मुझे नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला, जबकि मैंने बहुत पहले पढ़ा है। शायद इस नाम से चैप्टर नहीं है कि क्या है। फिर अचानक मुझे उदावर्त दिखा, तो आज मैंने उदावर्त पढ़ा, क्योंकि उदावर्त को लेकर के एक सबसे बड़ी चीज है जो आजकल कॉमन नजर आती है कि जितने लोग को हृदय रोग हो रहा है उसमें उदावर्त एक कॉमन हेतु मिल रहा है, या उदावर्त की वजह से हृदय रोग होता है, या हृदय रोग में मैंने कई बार देखा है उदावर्त के लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं उदावर्त पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे याद था कि न बेगान धारणी अध्याय में चरक ने बहुत सारे बेगों के वर्णन किए हैं, तो वहां पर तो ये है कि भाई इस बेग को धारण करोगे तो ये साइन सिम्टम होंगे। वो पढ़े थे, रट्टा मारे थे, भूल भाल गए थे। तो आज मैंने थोड़ा सा मैंने कहा लाओ सुश्रुत में पढ़ता, क्योंकि सुश्रुत में चैप्टर ही उसी नाम से है, सबसे बड़ी बात है। और सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 55 मतलब 55 चैप्टर जो है, 55वां अध्याय जो है, 55 55 बोलेंगे हिंदी मुसोली, तो वो जो है वो उत्तर तंत्र में दे रखा है। तो उत्तर तंत्र में उन्होंने एक जगह 9 बेग दे रखे हैं शुरुआत में, और जहां पर वात पीड़ मूत्र करके शुरू किया है, और दोबारा उन्होंने 4 बेग अलग से बताए हैं। तो 9 4 अगर हम कहेंगे तो 13 बेग होते हैं, और एक उन्होंने अपथ्य आहार अलग से बताया है। उसके भी हेतु उन्होंने मतलब उसको बोला कि एक अलग टाइप का है और इसका हम अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो 14 करीब अगर सोचना चाहिए, लेकिन जब अगर उदावर्त के भेद की बात करते हैं तो वहां पर उन्होंने त्रयोदश विधा वर्ड यूज किया है। तो ये मैम जो साक्षी मैम कल आप पूछ रहे थे ना कि हम तैयारी करते हुए कैसे अपनी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है कि ये, क्योंकि उदावर्त वगैरह के बारे में देखो तो माधव निदान में तो वर्णन है, मतलब चरक में भी है, पर चरक में एज ए चैप्टर नहीं है, बट सुश्रुत में पूरा एक चैप्टर है उदावर्त पर। तो चरक ने 13 क्या 14 कहे वह, हालांकि बेगों का जब वर्णन आएगा नंबरिंग में तो वहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ पर क्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रयोदश वर्ड है, उसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा डिफाइन किया है। तो कुछ चीजें तो चरक की हैं, जैसे पुरुष का बेग रोकते हैं तो पिंडिकोडस्टन होता है। ये बहुत टिपिकल साइन सिम्टम होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को पिंडिकोडस्टन की परेशानी है तो मैक्सिमम में समझो कि पुरुष के बेग को रोकने से होता है। और अदरवाइज क्या है कि और जो लक्षण होते हैं कि पुरुष के बेग में रुकने में आधमान होगा, आटोप होगा। मोस्ट वाली सुश्रुत ने आटोप बोला है, चरक ने आधमान वर्ड यूज किया है, इस तरह की सारी चीजें हैं। तो कई पेशेंट पिंडिकोदस्टन की बात हो रही थी, तो पिंडिकोदस्टन के केस में क्या है कि मांसावृत वात होता है, अगर मांसपाचक वगैरह भी चलाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और कई बार कुछ और भी हेतु होते हैं, नॉर्मली पिंडिकोदस्टन को लो बीपी वगैरह जो पेशेंट्स रहते हैं वो भी कंप्लेन लेकर आते हैं, या आप काफी लंबा जो खड़े रहते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन उसकी जो रूट कॉज वही होती है कि उन कब्ज की शिकायत होती है, या बेगावरोध की हिस्ट्री रहती है किसी न किसी फॉर्मेट में, या कहते हैं कि कुछ जगह बोला जाता है कि इंसान के अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, या इतना ज्यादा आम कलेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी बेग आते हैं वो बहुत प्रॉपर वे में बेग नहीं आते, मतलब उसको बेग आते हैं वो ब्लिंक ऑफ आई तरह आते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको अच्छे से बेग नहीं आते हैं, जैसे मतलब अच्छे बेग आने मतलब कि अगर मुझे नींद आई तो मैं सो गई चाहे कहाँ पर भी हूँ, उसी तरीके से हर बेग के लिए अप्लीकेबल होता है। तो ये चीजें हैं, तो उसमें मैं पढ़ रही थी अपान का बेग का अवरोध, और खास करके सिंपल जहां पर उदावर्त का लिखा है कि उदावर्त की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो चरक का तो रेफरेंस में है, ज्वर है, हृदय रोग है, ग्राणी है, सारी चीजें हैं। बट जो साइन सिम्टम सुश्रुत में लिखे हैं वो टिपिकल हार्ट डिसीज से मिलते हैं। वो मैं आज देख रही थी, अभी मैंने नोट्स थोड़ा सा बनाया है, मतलब पढ़ने के लिए मेरी आदत है, राइटिंग करके पढ़ती हूँ, मतलब लिख करके पढ़ने की आदत है, तो मैं कल आप लोग से थोड़ा सा और शेयर करूंगी। अभी तकदीर सिंह सर ने हैंड रेस किया है। हाँ जी सर बोलें। हेलो मैम। हाँ जी तकदीर सिंह जी सर। हाँ जी हाँ बोले। मैम नमस्ते वो सर बोले। मैं विरेचन के लिए पूछ रहा था कि विरेचन तो मैंने देना था, लेकिन मैं अभी ना किसी किताब में आज पढ़ा था, तो हाँ वहां जी पर सर। लिखा था कि राजयक्षमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है विरेचन। नहीं, राजक्षमा में देखिए विरेचन राजक्षमा की अगर आप बात करो तो आपने पेशेंट को राजक्षमा डायग्नोस किया है? पहले मैम आप मुझे ये उसमें बताओ। मैम मैंने टॉर्च का टेस्ट कराया था, टॉर्च पॉजिटिव आया था, तो ट्यूबरकुलोसिस के साथ ही कोरिलेट करते हैं ना हम उसको, क्या तो चीज? ट्यूबरकुलोसिस और
मैम टॉर्च का टेस्ट कराया था तो उसके वायरस आए थे 2 पॉजिटिव। हाँ वो तो आपने बताया था कल। हाँ हाँ, तो उसी के अंदर मैंने इरेक्शन कराना था। नहीं तो देखिए आप ना मॉडर्न डायग्नोसिस को आयुर्वेद की डायग्नोसिस से कंपेयर तो पहले मत करिए। मतलब कंपेयर का मतलब है कि बिल्कुल 100% आप कहोगे कि टॉर्च पॉजिटिव जो है वो पेशेंट जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ऐसे नहीं कर सकते हो। पहली बात तो है। दूसरी बात है टॉर्च पॉजिटिव को आप ये नहीं बोल सकते कि ये राजक्षमा का पेशेंट है, क्योंकि राजक्षमा अगर आप पढ़ोगे सर तो उसमें कई सारे राजक्षमा के टाइप हैं, एक एकादश है, मतलब जिसमें 11 लक्षण मिलते हैं। तो आप क्योंकि राजक्षमा के केस में कहा गया है बिढ़ी बल है। बिढ़ी बल है क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मरीज इतना, राजक्षमा का मरीज जो होता है ना बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, एकदम शोषी हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा का तो निर्बल है। तो जिस इंसान के अंदर नॉर्मल भी अगर कोई इंसान मान लो कोई और भी बीमारी हो जाती है, मान लो मधुमेह की बीमारी है और पेशेंट बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है, तो उसको विरेचन नहीं कराते हैं कभी भी। बमन विरेचन के जब आप पढ़ेंगे कि कौन से पेशेंट को करा सकते हैं, आहार्य वर्ड यूज होता है, और को अनाहार्य मतलब जिनको नहीं करा सकते हैं, तो जिनका भी अगर बल बहुत कमजोर होता है तो उनको कोई भी शोधन नहीं कराते हैं, उनको शमन कराते हैं। अगर शोधन देना होता है तो बहुत ही माइल्ड फॉर्मेट में देते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि हमने हल्का सा कैस्ट्रॉल दे दिया कि एक मोशन हो गया। जैसे मान लो पेशेंट राजक्षमा का भी है, मतलब बहुत शोषी है, बहुत सब कुछ गल गया लेकिन कॉन्स्टिपेशन है, तो भाई उस वक्त तो कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। विरेचन का मतलब तो आपको पता है कि प्रॉपर आप पहले दीपन पाचन कराते हो, दीपन पाचन के बाद घृतपान होगा, घृतपान के बाद स्नेहन स्वेदन होगा 1-2 दिन, क्योंकि 3 का उसमें गैप होता है। फिर उसके बाद तब आप विरेचक औषधि दोगे जो कि बढ़िया से विरेचक होगी, 1 या 2 बेग नहीं आएंगे, अच्छे खासे बेग आएंगे, उसको विरेचन बोलते हैं सर। और ये जो टॉर्च वगैरह के पॉजिटिव के पेशेंट होते हैं तो टॉर्च पॉजिटिव के पेशेंट को तो शोधन कराना ही पड़ता है। तो क्या आपकी पेशेंट एकदम बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, मतलब बहुत ही कमजोर है? नहीं मैम, उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया था ना पहले दीपन पाचन अनुलोमन का, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है अब उनमें। तो तो लेकिन क्या अभी मैं पेशेंट उनको पहले से बहुत कमजोर थी क्या पहले? मैम मेरे पास में वैसे 3-4 पेशेंट है, ये पेशेंट थोड़ी सी ठीक थी, ये बहुत कमजोर थे वो नहीं थी। नहीं देखिए सर, देखिए एक चीज एकदम क्लियर कट समझ लो कि आयुर्वेद की डायग्नोसिस को एलोपैथ की डायग्नोसिस को 100% मत बिठाया करिए। जैसे आज की डेट में हर कोई जानता है कि डायबिटीज का मतलब प्रमेह नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि प्रमेह का मतलब सिंपल सा मतलब आबिल मूत्रता बहुमूत्रता, तो कहीं पर भी अगर यूरिनरी प्रॉब्लम है, आबिल मूत्रता बहुमूत्रता मतलब कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और ट्रांसपेरेंसी जो होती है, यूरिन का जो टेक्सचर होता है वो नहीं है, तो प्रमेह में काउंट होता है। फिर आप जब पढ़ोगे तो पता चलता है कि वो प्रमेह तो चरक ने 20 तरह डिफाइन करे हैं, और 20 तरह के प्रमेह अलग अलग तरीके से आते हैं। फिर उसमें वातिक जो 4 है उसमें एक मधुमेह होता है, ठीक है? तो आप अगर एग्जैक्ट उसके हिसाब से डायग्नोसिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डायग्नोसिस अपनी आयुर्वेद की बनाइए और उसके हिसाब से करिए। और कोई भी मरीज कमजोर होता है तो उसको मना होता है। और टॉर्च है आपकी प्रेगनेंसी वाली पेशेंट है, इतनी जीर्ण शीर्ण नहीं होगी, उसको हल्का सा अगर आपको लग ही रहा है कि बहुत कमजोर पेशेंट है, मतलब जिसके लिए प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, बट शोधन तो उसको कराना पड़ेगा, वरना टॉर्च के पेशेंट बाद में बहुत तकलीफ देते हैं, ये बात आप जान लो। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि मेरी एक पेशेंट थी, आप तब नहीं ज्वाइन हुए थे, फोरम की 2022 की बात है या मोस्टली और पहले की बात है, मुझे अब सही से नहीं याद आ रहा है। नहीं, 2022 की जुलाई की बात है। पेशेंट ने मेरे पास मैसेज किया तो मुझे लगा कि कुछ उसको पीरियड ट्रबल है, तो मैंने कुछ ऐसे सिंपल औषधियां दी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ डाउट हुआ, क्योंकि कई बार होता है ना मरीज आपको सही से नहीं बताते हैं। तो जब मैंने पूछना शुरू किया तब मुझे डाउट हुआ कि कहीं तो प्रेगनेंसी इसकी नहीं ठहरी थी। तब मैंने करवाया, यूपीटी पॉजिटिव आया। तो और पीरियड का फनबट चल रहा था, मतलब कभी ज्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी स्कैंटी चल रहे थे। फिर तब फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो आरपीओसी आया। तो फिर पता पेशेंट को था कि मुझे आयुर्वेद की दवा लेनी है, एलोपैथी नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है। फिर आयुर्वेद में की दवा दिया हमने, मैम से भी पूछा था, जामनगर का एक पेपर था एक्चुअली, मेन ट्रीटमेंट वही वाला चलाया था। तो पेशेंट को पूरे 1 महीने और शायद 8 दिन बाद पीरियड्स आए। हालांकि तब तक अपने का भी धैर्य जवाब दे जाता है, क्योंकि पेशेंट भी हर हफ्ते चिल्लाना शुरू करता है, मैं मेरे को आया नहीं आया नहीं आया नहीं, क्योंकि हार्मोनल का आपको पता है कि दिया और 3 दिन बाद आ गया, या डीएनसी कर दिया, उसको था डीएनसी नहीं कराना है। फिर मैंने पेशेंट को मना किया था कि आप प्रेग्नेंट मत होइएगा अभी, मतलब पहले शोधन उधन करेंगे। पर उसने क्या हुआ, विद इन 3 मंथ वो प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के 1-1.5 महीने बाद जब मुझे बताया तो फिर टेस्ट कराया तो उसमें टॉर्च पॉजिटिव आ गया।
अब टॉर्च पॉजिटिव आ गया तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। अब टॉर्च पॉजिटिव वाले में काफी कोशिश की गई, बट उसके बावजूद ये हालत है कि 8th मंथ शायद कुछ ही दिन लगे थे, मोस्ट वाली नहीं, 8th मंथ भी नहीं कंप्लीट हुआ था। यस, लंग्स में मेच्योरिटी नहीं आई थी, उसके पहले डिलीवरी होनी पड़ी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हुई, सिजेरियन हुआ है। और सिजेरियन होने के बाद में बेबी जो था निक्कू में 10 से 15 दिन रहा है, उसके बाद बेबी उसको मिला है। तो टॉर्च वाले के केस में अगर मेडिसिन दे करके सस्टेन कराते हैं एलोपैथी वाले, तो भी आप जान लो बहुत तकलीफ होती है। तो बेटर यही है कि टॉर्च का अगर आपका पेशेंट है तो उसको शोधन करा लीजिए, प्रॉपर वमन विरेचन करा लीजिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो छोटे छोटे टाइम पर प्रॉपर मतलब लघु वमन लघु विरेचन फ्रिक्वेंट करा करा करके शोधन एक बार करा लीजिए, क्योंकि बीज दृष्टि ठीक हो जाए, फिर उसके बाद वो कंसीव करेगी पेशेंट, तब फिर बहुत सही रहेगी। जी सर। हाँ जी तकदीर जी बोलिए। ठीक है मैम। ठीक है जी मैम। जी मैम ठीक है। विनीता मैम कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? जी मैम। गीता पटेल मैम ने लिखा है पंचगव्य घृत प्लस पंचतिक्त फॉर स्नेहपान। गीता मैम सर को गाइड करो टॉर्च वाले केस में। हाँ जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, मैं रेगुलर बेस पे 3-4 साल से कर रही हूँ और टॉर्च वाले मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं। मैं हर मंथ में 3 से 4 पेशेंट होते हैं और जो जिनका एक से ज्यादा वायरस पॉजिटिव है। रूबेला की तो मैं वैक्सीन पहले दे देती हूँ, फिर 3 महीने का वो गैप है उसमें मैं विरेचन और उसके बाद की 2 महीने के मेडिसिन क्लासिकल विरेचन ही देती हूँ। 1 से 2 है, उससे ज्यादा है तो विरेचन कंपलसरी है और उसको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमारा पंचकवी और पंचतिक्त दोनों में मिक्स करके देती हूँ। प्रॉपर स्नेहपान के साथ ही करते हैं क्लासिकल विरेचन। उसके बाद परिपाठ आदि सूद सखर उसकी और क्या कंप्लेन है उस हिसाब से। काफी सारे पेशेंट में मैं रक्त मोक्षण भी करती हूँ। प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले एक बार ये करना ही है। और ज्यादा पित्तज प्रकृति वाले ही होते मोस्ट ऑफ, तो उसमें सारी व मंजिष्ठा सारी वादेव चंद्रा सब क्या कंप्लेन है उसकी उस हिसाब से बाकी की पित्तज मेडिसिन भी देते हैं। फिर भी कोई कंप्लेन है तो कभी भी मैसेज कर देना, हिस्ट्री लेके मैं जवाब दे दूंगा। तकदीर सिंह जी पूछिए, गीता पटेल मैम आपको एकदम गाइड करेंगे, क्योंकि देखो हाँ मैम, मैं ना मैम को मैसेज कर दूंगा, ऐसे ना मैम बता तो रही है उसकी हिस्ट्री लेके दे दो, फिर मैं उसको बोलूंगी। वो मैं रेगुलर बेस पे जो दीपन पाचन होते हैं वो भी प्रकृति के हिसाब से ही करती हूँ, या तो फिर उसकी क्या चीज कंप्लेन है और हम उसमें किसी में लेते हैं किस रोग में हम कंसीडर करते उस हिसाब से दीपन पाचन भी देती हूँ। एक साथ एक जैसा विरेचन में सभी का दीपन पाचन में नहीं करती, उसकी जो दीपन पाचन और विरेचन में ही सारी कंप्लेन हो दूर हो जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ जो हमें क्लीनिंग करना है वो विरेचन में ही हो जाना चाहिए। तो फिर बाकी की जो मेडिसिन है ना वो हम प्रेगनेंसी रखनी है तो उस हिसाब से आगे जो एएनसी के लिए जो प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन करना है वो भी मेडिसिन से ही कर लेना है, ताकि एएनसी में भी उसको काफी दिक्कत न आए। जी मैम थैंक यू, बहुत बढ़िया गाइड किया। कुछ और भी बताएं मैम, अगर कुछ शेयर करना चाहती हूँ गीता पटेल मैम। मैम मैंने लास्ट वीक में एक अम्ल पित्त का बोला था, मैंने मेडिसिन तो दे दी थी, द्रव अम्ल पित्त की पेशेंट थी। आज वो आई कि उसने कल मिर्ची वाला सब्जी खाया, बहुत बढ़िया मिर्ची थी, फिर भी उससे मुझे जलन नहीं हुई, तो बोले अब थैंक यू और अगली दवा दे दो, अब 10 दिन की तो खत्म हो गई। तो उसको अविपतिका से विरेचन दिया था मॉर्निंग में 5 बजे, डेली लेना है। और खाने में तो मैं पहले 10 दिन उसको रोटी और बाकी की सारी चीज बंद कर देती हूँ, सिर्फ मूंग दाल या ऐसे ही सब दाल चावल खिचड़ी ऐसे ही दे देती हूँ कि पहले 10 दिन दीपन पाचन भी हो जाए। एक सूठी सी जल सुबह दिया था कि अर्ली मॉर्निंग गुम तुम्हें एक बार लेना है, सिर्फ आधा कप जैसा, बाद में नॉर्मल ही लेना है फूड। और शुद्ध शक्कर काम दूधा और इतनी सारी कोई मेडिसिन भी नहीं दी थी उस दिन। वो अभी भी आज में पूर्णिमादी अम्ल पित्त मिश्रण वो सब आज उसको दी, पंचतिक्त द्रुत दाढ़ी मास्टक को सब आज शुरू किया, पर उसकी सारी कंप्लेन बंद हो गई 10 दिन में। वो खाना भी ले नहीं रही थी, बोली कल से मैं रोटी भी ले रही हूँ। मैंने कहा एक साथ मत शुरू करना, धीरे धीरे चालू करो, तो हाँ आधा ही लिया था दोपहर को शाम को।
तो 10 दिन में उसका पूरा अम्ल पित्त निकल गया। वो विरेचन में अच्छा वो पित्त निकलता था, बोलते तीसरा जो बार होता था ना वो तो पूरा पीला पानी ही निकलता था। ओके मैम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। और वाकई अम्ल पित्त में, क्योंकि रूट कॉज सबका वही है कि अगर कब्ज है तो पकस, जैसे आज मैंने बात करी उदावर्त की, तो उदावर्त में पढ़ रही थी, तो उदावर्त के केस में होता क्या है, मेनली जब हम बेगों को रोकते हैं, किसी भी, मान लो खासकर तो अधिकतर अपान वायु का बेग अगर रोका गया, तो अपान वायु का बेग जब रोका जाता है तो कोष्ठ में आकर आश्रित हो जाती है। तो और जो सारे चैनल होते हैं एक्चुअली में, और चैनल्स को ब्लॉक करने लगती है। हम लोग जब पढ़ते थे, या मैं भी दिमाग पढ़ती थी, तो हम वात को पढ़ रहे हैं या अपान को पढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं सिर्फ अपान को, क्योंकि अपान वायु की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो अपान वायु के कंपोजिशन में वायु प्लस पृथ्वी होता है। मीन्स वायु की अधोगामी प्रवृत्ति है, और जो पृथ्वी तत्व है वो धारणा शक्ति के लिए, जैसे तीसार में भी होता है कि भाई धारणा शक्ति कम हो जाती है, इसकी वजह से निकलता है, तो हमें धारणा शक्ति भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं वहीं से ये चीज और सोच रही थी कि मैंने कहा जहां पर भी अपान है, वायु है, वहां पर हर जगह हम नस्य जरूर करा सकते हैं। या जैसे होता है ना कि हर डिसीज में हम लगभग, मतलब जनरली कर सकते हैं, 100% तो नहीं, बट मेजोरिटी डिसीज में हम नस्य क्यों करा लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जगह अपान वायु का अवरोध होता है, और अपान वायु का अवरोध होता है, अपान में खुद ही पृथ्वी तत्व है। तो उससे क्या होता है कि वो जब मतलब क्या करती है, अधोगामी जिनकी प्रवृत्ति है उनको ऊर्ध्वगामी कर दिया, जिनकी ऊर्ध्व है वो तिर्यक इधर उधर घूम टहल रहे हैं, और जब वो इधर उधर घूम टहल रहे हैं, अपने प्रॉपर चैनल में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे चैनल को इंटरप्ट कर रहे हैं। मीन्स अपना काम तो खराब ही हुआ है, हम दूसरे भी जो है, मतलब वात पित्त कफ जो भी दोष हैं या धातुएं हैं, जो चलना चाहिए, जिनको प्रॉपर जो मूवमेंट होना चाहिए, जो स्रोतसों में चलने का है कार्यक्रम, उनका श्रवण का कार्य है, तो वो श्रवण का कार्य नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। और जितने भी पेशेंट्स रहते हैं, जैसे टॉर्च वाले भी ऐसा नहीं है, हालांकि मॉडर्न के हिसाब से हम सोचे तो उनका होता है कि जेनेटिकल कॉम्बो लेकर आए हैं, बट वहां पर भी वही होता होगा दृष्टि का। हालांकि सहज विकारों में तो मुझे लगता है, जैसे कल एक डायबिटीज बच्चे का आया था जिसको इंसुलिन लगता था, तो सहज विकारों में बीजगत दृष्टि होती है, और बीजों में ही प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होती है। मैम बहुत बढ़िया बताया आपने। गीता पटेल मैम कुछ और भी बताएंगे आप? मैम कुछ और एक शेयर उदावत करना वाला चाहेंगे? मेरा, हाँ है, कुछ और शेयर करना चाहेंगे? हाँ एक उदावत वाला मेरा एक पेशेंट आया था जिनका उदावत गैस्ट्रिक ट्रबल थी, सोल्व हो गई, वो दूसरे पेशेंट को लेके आया, 4-5 दिन पहले की बात है। तो अच्छा। उसमें मुझे थोड़ा बीपी भी रेज मिला था, मैंने कहा पहले आप कार्डियोलॉजी से मिल लो और रिपोर्ट कर लो, उसके बाद ही मैं आपका करती हूँ। उसको चेस्ट पेन की कंप्लेन थी, वो बोल रही मुझे गैस की वजह से है, मैंने कहा नहीं, तो उसमें बीपी रेज इतना नहीं होता, तो आप एक बार रिपोर्ट करवा लो। वो रिपोर्ट करवा के आए, दूसरे तो उसी दिन नहीं आए, मेरा नसीब अच्छा कि उसी दिन नहीं आए मेडिसिन लेने, शाम हो गया था, तो फिर बोले कल जाएंगे। उसी रात को उसको सीवियर पेन हुआ और हार्ट अटैक आ गया, वो एक्सपायर्ड हो गया। माय गॉड। हाँ, फिर उसके रिलेटिव्स आ जाके बोल रहे हैं मुझे कि आपने थोड़ी सी भी मेडिसिन दे दी होती तो बच गए होगे। मैंने कहा नहीं, मेडिसिन देती होती तो आप उल्टा मुझे ऐसा बोलते कि आपकी मेडिसिन से ही हुआ। वही मैम आपको बोलने हाँ, वाली थी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, हाँ, क्योंकि वही होता है। अब देखो, मैं रामदास अवस्थ सर का मुझे याद आता है लेक्चर, एक बार मतलब ऑफलाइन था, मैंने अटेंड किया था दिल्ली में, तो सर ने यही कहा था कि उनके घर में किसी को ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो जो गैस का दर्द होता है और जो एंजाइना का दर्द होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, या कहने की जो बहुत मतलब जो सधे हुए मझे हुए होते हैं वैद्य वगैरह या डॉक्टर, वही डायग्नोस कर पाते हैं कि ये गैस का दर्द है कि कार्डियक पेन है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना। और आपने ये बहुत बढ़िया। तो मैम उस पेशेंट का कितना बीपी आ रहा था? 150-100 था, पर वो जो कंप्लेन था ना चेस्ट पेन, कार्डियक रीजन की तरफ उस तरफ जहाँ मुझे डाउट लगा कि जो गैस्ट्रिक है ना, उसमें उसको सिर्फ स्टर्नम के एंड पे होता है पेन, और वो वहां ऐसे बोल रहा है कि कुछ भरा हुआ है, ऐसा गैस, हाँ ऐसा हो रहा था। तो बोल रहा है नहीं, वो कार्डियक की ओर भी कभी भी ऐसा लगता है कि इधर पास हो रहा है। तो फिर मुझे डाउट लगा कि मैंने बोला नहीं, वो गए थे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वहीं पे भी वो ईसीजी में कुछ नहीं आया और रिपोर्टिंग में कुछ आया नहीं, तो उसने भी वो बीपी की दवा और एक खून पतले करने की दवाई दी कि ये रिपोर्ट में इतना कुछ खराब तो नहीं है, पर आपका पेन है तो ये चालू करो। उसने रात को जो थी बीपी की वो एक ली, और खून पतले वाली दोपहर की थी, तो वो रात को नहीं ली थी। फिर वो रात को वहां पे पहुंचे तो उस टाइम तो उसका 35 एज थी, तो पूरा हो जाता ना, वो तो 15 मिनट में पूरा हो जाता है, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। ओके।
हाँ, तो ये चीज तो होता ही है मैम। एक्चुअली वही तो प्रॉब्लम है ना कि जब वैसे सही सोचा तो 150/100 भी पेशेंट्स के कईयों के बीपी होते हैं। अच्छा, पेशेंट का एज ग्रुप कितना था मैम? 35 था मैम। माय और गॉड। हाँ, तो इतनी कोई खराब हिस्ट्री नहीं थी। सिर्फ वो फूड में, हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम को वो जो गाठिया और ये वो सब मिलता है ना, वो रात को खाते हैं लोग, बस वही उसकी हिस्ट्री थी। पर वो एक कोजेशन होता है कि वो उसमें बहुत ही एक्सेसिव वो खारा वगैरह सब वो फुलाने के लिए देते हैं ना, तो वो उसमें डालता है। तो फिर वो एक कोज था उसका कि वो रात को रोज एक बार 2-3 दिन में एक एक बार वो ले ही लेते हैं। किसी के अच्छा। घर जाते हैं तो वही नाश्ता होता था रात को 10 बजे के बाद। तो फिर मुझे वो एक तकलीफ था कि भाई आप उसको, मैं मेडिसिन स्टार्ट करूँ, आपको ये सब तो बंद करना ही पड़ेगा तो ही मैं करूंगी। उसका एक क्या वो एक आदत ही बन गई थी कि वो 2-3 दिन के बाद एक बार तो मुझे खाना ही पड़ता है। वो मैं घर पे हूँ तो भी मुझे जाना पड़ता है खाने के लिए। माय गॉड। तो हाँ। मैं तो पहले भी कहती थी मैम, देखो फोरम पर मैंने कहा क्योंकि मेरे आसपास कुछ हार्ट अटैक के केसेस हुए हैं जिसमें सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। तो उसमें यही होता है, हार्ट अटैक ईसीजी कभी नहीं बताता। ईसीजी की एक हालत होती है कि तुरंत तुरंत की कंडीशन बताता है। कुछ टाइम पहले जो हुआ है और पुराना किसी का ईसीजी है तो ईसीजी को भी रीड करने में मैंने देखा बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या बहुत अच्छा करने वाला तो ही रीड कर सकता है। जैसे बीपी के केस में है कि अभी अगर आपके स्पेक्ट्रोमैनोमीटर में बीपी ठीक आ गया तो हम पेशेंट का बीपी का क्या हिस्ट्री हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अक्सर कई बार ईसीजी के केस में भी ऐसा होता है, हालांकि बहुत अच्छे लोग पता कर लेते हैं, ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता कर पाते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी पेशेंट ज्यादा तकलीफ करे तो एलोपैथी वाले उस जगह मुझे सही भी लगते हैं कई बार, कि वो लोग जब कभी इस तरह का पेशेंट आते हैं तो वो ईसीजी इको सारी चीजें कराते हैं। खासकर यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पेशेंट को तकलीफ है तो वो क्या करते हैं कि सब कुछ कराने के बाद बोलते हैं अगर आपको तकलीफ हो रही है, वो भी डायग्नोस नहीं कर पाते हैं तो फिर वो एडमिट कर लेते हैं। अब जैसे इनके केस में अगर एडमिट होते तो फिर चांसेस थे, क्योंकि तुरंत डॉक्टर के पास रहो तब वो रिवाइव करा सकता है। बिकॉज हाफ आवर के अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होना है। मतलब 15 मिनट तो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो ये मैम आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। अदरवाइज ये बात तो सही है, आप कुछ भी देते ना, मान लो एक सिंपल सूप शेखर भी देते हैं। कुछ भी दिया तो भी वो, मैं तो इंगॉफ हाँ, तक के उसी टाइम देने वाली थी, पर वो उसने सिर्फ बोला कि पहले नहीं, ये इधर से जा रहा है। टिपिकल वो एंगल बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो रहा है, पर वो वाइब्रेंट हो रहा है। तो फिर मैंने बोला नहीं, पहले एक बार रिपोर्ट कर लेते हैं, वो उस हिसाब से दूं तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगी। उस ऐसा बोल के मैंने उसको रिपोर्ट के लिए बोला, क्योंकि वो जो खाने में ऐसी हिस्ट्री होते हैं ना, उसको मैं रिपोर्ट कंपलसरी बोलती हूँ। नहीं मैम, बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है तो उनका खाना पीना उल्टा पुल्टा है, विधारण है, रात्रि जागरण है, मतलब जितने हेतु कह सकते हो सारे हेतु होते हैं। मैं बहुत अच्छी चीज, बहुत सही चीज शेयर करी। टाइम भी हो गया तो सेशन आज बंद कर दे मैम ओके, यहीं पर। बंद कर दे, कल बंद कर दे, मैं बंद आपसे कर दे। पूछूंगी कुछ और भी चीजें। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।